बताएं कि मलीर में डाकू ने घर में लूटमार के दौरान 70 साल बुजुर्ग को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। अहले खाना गम से निठाल हैं। बेटे अब्दुर्रऊफ का कहना है कि मुसल्लह मुल्जिमान आए, तमाम घर वालों को यरगमाल बनाया है और आंखों पर पट्टियां बांधकर तशद्दुद किया। वालिद को लोहे के राड से मारा गया। तशद्दुद की इस वारदात पे बात करेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें, मलीर बिन कासिम की एक निजी सोसाइटी में रात का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक तकरीबन 10 से 15 मुसल्लह अफराद जो हैं वो एक घर में घुसे हैं। उनकी जानिब से डकैती की गई है और तकरीबन 2 घंटे तक वो घर के अंदर मौजूद रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने घर वालों को यरगमाल बनाया, उनकी आंखों पर जो है वो पट्टियाँ बांधी हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। ख़वातीन को कमरों में बंद किया गया और एक शख्स को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उनकी नक्सीर वगैरह फूट गई और बाद में वो दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त जो है वो मोहम्मद जावेद के नाम से हुई है। इस वक्त मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन आपको घर दिखाएं कि ये सूरत हाल है और ये घर था जहाँ पर ये वारदात हुई है। इस वक्त हमारे साथ उनके बेटे मौजूद हैं। इनसे अब्दुर्रऊफ से मजीद जानते हैं कि क्या वक़ुआ पेश आया था। 2-2.5 घंटे इन्होंने मुकम्मल तफसील से डकैती की है। अब्बू को मारा है, रॉडों से मारा है और रॉडों से मारते मारते उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया। हमें बांध रखा था सबको, आंखों पे पट्टियाँ बांध रखी थी। मेरे आंखों पे पट्टियाँ नहीं थी। कितने अफराद थे और ये कब तक जारी रहा? चेहरा अलग था, 10 से 12 की काउंट है। हर चेहरा अलग था, आता था हर चेहरा अलग। उनमें इवन ज़ईफ़ अफराद भी थे। मतलब ख़वातीन वगैरह तो नहीं, ख़वातीन नहीं थी, कोई ख़वातीन नहीं थी, लेकिन वो यहीं के आसपास मकामी ज़बान बोलने वाले लोग थे। बाकी तो जो कुछ सीसीटीवी वगैरह सीसीटीवी सीसीटीवी सारी वो अपने साथ ले गए, कैमरा साथ ले गए, मेरी जो इन्वर्टर की बैटरीज हैं वो साथ ले गए। मेरा सिस्टम ऐसा था कि उसको बैटरी को बंद नहीं किया जा सकता था और वो सिक्योरिटी की वजह से किया हुआ था। तो उन्होंने वो तक भी उसको जब नहीं कर सके तो उन्होंने बैटरी को ही डिस्कनेक्ट किया, बैटरी ले गए। तो पुलिस कॉपरेट वगैरह कर रही है? पुलिस बिल्कुल, मेरी अलाकाम से भी रब्ता हुआ है और अभी तक तो चल रहा है मामला, लेकिन देखते हैं आगे क्या चलता है। मुल्ज़िमान जाते जाते अपने साथ ना सिर्फ सामान बल्कि सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर, बैटरीज, इन्वर्टर्स और दीगर जो चीज़ें थी वो भी साथ अपने लेकर फ़रार हो गए। 10 से 15 अफराद बताए जाते हैं। पुलिस जो है वो बाकी के हवाले से मज़ीद भी तफ्तीश कर रही है। दूसरी जानिब ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन, थाना शराफी कोट के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घरों की तलाशी ली गई है। अपडेट करें कि थाना शराफी कोट के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया है। दुरेशवार हमारे साथ ही मौजूद हैं। दुरेशवार, इस हवाले से भी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिला मरीज के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड कॉम्बिंग ऑपरेशन देखने में आया। जिस ऑपरेशन की जो सरबराही है वो डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा एसएसपी मलीर कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। थाना शराफी कोट के मुख्तलिफ इलाकों और कच्ची आबादियों में जराइम पेशा अनासर की तलाशी और गिरफ्तारी के लिए किया गया है। अच्छा, कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन से कबल दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील करके घर घर तलाशी की गई। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन तस्दीक भी की गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन में जिला एसडीपीओ, एसएचओ, पुलिस एहलकार, लेडीज स्टाफ, इंटेलिजेंस स्टाफ ने भी अपने फराइज सर अंजाम दिए। जबकि सर्च ऑपरेशन का मकसद इलाके में अमन और अमान का क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारी अमल में लाना है। जी ठीक है दुरेशवार, आप साथ ही रहिएगा। डिफेंस खयाबान कार और बस में तसादुम, कार सवार जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जख्मी की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। बात करेंगे दुरेशहवार से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा दुरेशहवार, ये हादसा कब पेश आया था? हाँ जी बिल्कुल, आपसे 2 घंटे कबल ये हादसा पेश आया था। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान राहत के सिग्नल पर एक कार और बस में तसादुम हुआ था, जिससे नतीजे में बस में तमाम मुसाफिर सही थे, जबकि जो कार सवार था उसको मामूली चोटें आई थी। अच्छा, अभी तक की अगर हम बात करें तो कार सवार की शनाख्त ना हो सकी है। अलबत्ता इनको एक निजी एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हालत इनकी खतरे से बाहर है और इनकी तिब्बी इमदाद जारी है। जी, नुमाइंदा दुरेशहवार तफसीलन अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिक टीचर्स का 6ठे रोज भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का पीर के रोज बड़ा एहतजाज करने का ऐलान। सिंध भर के फनकार और सियासी कारकुन पीर के रोज़ हमारे साथ होंगे। बताते चलें कि कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूज़िक टीचर्स का 6ठे रोज़ भी एहतजाज जारी है।
मुजाहिरीन का पीर के रोज़ बड़ा एहतजाज करने का ऐलान भी सामने आया है। सिंध भर के फनकार और सियासी कारकुन पीर के रोज़ हमारे साथ होंगे। म्यूजिक टीचर्स का छठे रोज भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का पीर के रोज बड़ा एहतजाज करने का ऐलान। सिंध भर के फनकार और सियासी कारकुन पीर के रोज हमारे साथ होंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिक टीचर्स का छठे रोज भी एहतजाज जारी है। सिंध भर के फनकार और सियासी कारकुन पीर के रोज हमारे साथ होंगे। गाना गाया, तबला बजाया, सुर लगाए, पर फरियाद न सुनी गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिक टीचर्स का छठे रोज भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का पीर के रोज बड़ा एहतजाज करने का ऐलान। सिंध भर के फनकार और सियासी कारकुन पीर के रोज हमारे साथ होंगे। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और फनकारों का आइंदा का लाइहा अमल क्या होगा? जी देखिए, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर छठे रोज़ C21 का भी ये एजाज़ है कि गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान हम इनको मुसलसल म्यूज़िक टीचर्स को अपनी नशरियात में दिखाते रहे हैं। इनका एहतजाज आज भी जारी है। इनका ये कहना है कि 319 ये सिंध भर के म्यूज़िक टीचर्स हैं जिनको हुकूमत सिंध के महकमा तालीम ने भर्ती किया था, लेकिन अपॉइंटमेंट आर्डर्स दिए थे, लेकिन उनके बाद इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। इसमें वज़ीर तालीम का ये मौक़िफ़ है कि इनका मामला अदालत में है, हुकूमत इनको ज्वाइनिंग आर्डर नहीं दे सकती। बहरहाल इनका एहतजाज जारी है और अब इन्होंने पीर के रोज़ बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। इनका कहना है कि सिंध भर के फ़नकार, सिविल सोसाइटी के कारकुन, सियासी जमातों के कारकुन और मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोग, अदीब, शायर, दानिश्वर इनके एहतजाज में शामिल होंगे और ये भरपूर एहतजाज करेंगे पीर के रोज़। हम इनसे बात भी करेंगे, इनकी मौसीकी भी सुनेंगे। कामरान चांडियो इनका लीडर है, इनसे बात करते हैं। छठा रोज़ है लेकिन मसला हल तो नहीं हो रहा, क्या करना है? सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ का जो है आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारा मसला जो है वो शाह साहब ही हल कर सकते हैं, सरदार शाह जो एजुकेशन का मिनिस्टर है, लेकिन वो पता नहीं क्यों हल कर रहे हैं। कभी कौन सी बात कह देते हैं कि भाई पिछली गवर्नमेंट में इनको ऑफ़र लेटर दिया था, तो पिछली गवर्नमेंट भी आपकी थी, पिछली गवर्नमेंट ने दिया भी आप था। और अगर ये बोल रहे हैं कि भाई कोर्ट में जाओ, तो हम तो ऑलरेडी हाई कोर्ट कराची में हैं। हम ये सरदार शाह को कहते हैं, अर्ज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कहते हो कि अदालत में जाओ, हम ऑलरेडी अदालत में हैं। आप ऐसा करो कि अपने डिपार्टमेंट के जो वो NOC लेके वकील के थ्रू कोर्ट में जमा करवाएं। NOC तो नो ऑब्जेक्शन यानी सर्टिफिकेट, अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो देखते हैं कि अब सरदार शाह वो एक तजवीज़ हुकूमत ने दूसरी भी दी है कि अगर आप लोग कहें तो दोबारा इश्तिहार दिया जाए, दोबारा इंटरव्यू किया जाए, इस तरह का भी एक बयान आया है। हाँ, ये भी है, लेकिन उसमें हमें नुकसान ये हो रहा है कि हम जो भी यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं या पूरी सिंध के, तो उनकी एज जो है वो 33 साल से ऊपर है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है। हम जो भी यानी अगर 33 साल से ऊपर हैं तो कोई छोटे कोई 25 साल के, कोई 22 साल का, अब कैसे वो तो टीचर आई थिंक तो एक अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन 33 सालों से जो ऊपर के ये काबिल और माहिर यानी टीचर हैं, जो म्यूज़िक सिखाएंगे बच्चों को, स्कूल में जाएंगे तो यानी जो पोइम सिखाएंगे, जो शेर व शायरी होती है उनमें, तो वो सिखाएंगे, तो आई थिंक एक अच्छा माहौल बनेगा। और यानी सिंध की जो तालीम वैसे तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। म्यूज़िक टीचर के जाने के बाद एक बच्चा जो स्कूल नहीं आता तो वो भी शौक़ से आएगा और यानी एक अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं हमें ज्वाइनिंग लेटर दे रहे। अगर ये ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे तो हमें मायूसी और बेचैनी हम में से ख़त्म हो जाएगी। अगर ये नहीं देते तो हम तो मंडे वाले दिन यानी हम बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब जो है वो ये बात सिर्फ ये नहीं है कि हमें ज्वाइनिंग दें। मंडे के एहतजाज के बताएं कि कौन लोग हिमायत कर रहे हैं, कौन आएंगे? जी, हमें यानी
जो सियासी, समाजी, अदबी, दानिश्वर, जो शायर, फ़नकार, जो सिंध के बड़े बड़े कलाकार हैं, जिसमें शमन मीराली हो गया, जिसमें मांझी फ़कीर हो गया, जिसमें फ़कीर इख्तियार खुश्क, एजाज़ खासकेली और मुमताज़ लाशारी, और जो सिंध अवामी सत जो एक बड़ी सियासी जमात है उसका सरबराह महर ड्रिबाई जो बड़ा कौमी अवामी शायर है वो भी आ रहे हैं। और यानी जितने भी सियासी, अब मैं कितने नाम गिना सकता हूँ आपके। सुना आपने, ये कह रहे हैं कि पीर के रोज़ बहुत बड़ा एहतजाज होगा और सिविल सोसाइटी, सियासी तंजीमें और दीगर तमाम शोरा। थोड़ा सा हम इनसे मौसीकी भी सुनेंगे। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के कमिश्नर का अनोखा फैसला, सैसी लाठी डायरेक्टोरेट को किडनी सेंटर मुंतकिल करने का फैसला। सैसी कमिश्नर सफदर हुसैन रिजवी ने मंजूरी दे दी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मोहम्मद वसीम के दस्तखत से तहरीरी फैसला जारी किया गया है। फैसले की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का महकमा है, महकमा बराए मेहनत व अफरादी क़ुव्वत। इस महकमे के मातहत काम करने वाला ज़ीली इदारा है सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, जिस के मातहत मुख्तलिफ अस्पतालें भी हैं और मुख्तलिफ इदारे भी काम करते हैं। लेकिन सेसी जिसका शार्ट फार्म है सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, जिसके कमिश्नर हैं सफदर हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने एक अनोखा फैसला उनकी जनब से किया गया है कि सेसी का जो डायरेक्टोरेट है लांडी में वाकई, उनको पूरे डायरेक्टोरेट को वहाँ से मुंतकिल कर दिया है। किडनी सेंटर, जो किडनी सेंटर जहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, गुर्दों के ट्रांसप्लांट होते हैं, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बायस इसका बाज़ाब्ता तौर पर सेसी कमिश्नर के हुक्म पर बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि सेसी के जो लांडी में डायरेक्टोरेट है उनको फौरी तौर पर जो किडनी सेंटर लांडी वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बायस इस मामले पर जो है सेसी कमिश्नर ने न अफसरान से मुशावरत की, न कोई इजलास किया, न अफसरान से मुशावरत करने के बाद इस तरह का कोई फैसला किया, जिसके पास अफसरान और जो सेसी के मुलाजमिन हैं उनमें उन्होंने जो सख्त तशवीश का इजहार किया है। उनका जो यूनियन है, मजदूर यूनियन, उनका मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर किडनी सेंटर से जो डायरेक्टोरेट है इसको वापस जो है लांडी जहाँ पर पहले था वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि अस्पताल के अंदर डायरेक्टोरेट के मुंतकिल करने से यहाँ पर जो मरीज़ हैं मुख्तलिफ अमराज मुब्तला, उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके जो ट्रांसप्लांट है या जो ऑपरेशन से मुतासर हो सकते हैं, मरीजों को जो सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले पर सेसी कमिश्नर ने किसी से मुशावरत करने के बजाय एक अस्पताल को दफ्तर में तब्दील कर दिया, जिसके बायस ये अस्पताल जो है यहाँ पर जो मामला जो ठीक नहीं चल पाएंगे, जिसके बायस उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस मामले का चीफ सेक्रेटरी सिंध और सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत शाहिद अब्दुल सलाम थईम और सेक्रेटरी महकमे के रफ़ीक कुरैशी इस मामले का सख्ती से नोटिस लें और फौरी तौर पर जो डायरेक्टोरेट है वो इंतजामी निज़ाम चलाने के लिए अस्पताल जो इलाज मुआलजे के लिए डायरेक्टोरेट को एक अस्पताल के अंदर मुंतकिल करके पूरे निज़ाम को डामाडोल कर दिया गया। इस डायरेक्टोरेट को फौरी तौर पर वापस मुंतकिल कर दिया, जो अस्पताल को अस्पताल के तौर पर चलने दिया जाए। इस हवाले से मेरी जो सेसी के कमिश्नर सफदर हुसैन रिजवी साहब से रब्ता किया, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फरमाया कि वो इस वक्त कहीं मसरूफ़ हैं, बाद में आप जो बात करके बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो मसरूफ़ हैं। लेकिन सेसी कमिश्नर का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, इस महकमे के जो अफसरान हैं, उनका कहना यह है कि सेसी कमिश्नर का फैसला जो अनोखा फैसला है जो रात की तारीकी में किया गया, जिस इस हवाले से किसी अफसर से या किसी एक किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई है। इस मामले पर न सिर्फ अफसरान तफ्तीश का इजहार कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो मुलाजिम हैं उन्होंने भी तफ्तीश का इजहार किया है कि तशवीश का इजहार किया है कि जो एक इदारा है, इदारे को मुंतकिल अस्पताल में करके एक अस्पताल के निज़ाम को डामाडोल कर दिया। इस फैसले को फौरी तौर पर जो सेसी कमिश्नर वापस लें और बाला काम इस मामले का सख्ती से नोटिस लें। जी, सेसी कमिश्नर ने मुशावरत किए बगैर अस्पताल को दफ्तर में मुंतकिल कर दिया। आज़ाद नोहड़ियो ब्यूरो ऑफिस से बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में आज शाम हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। शहर कायद के मौसम की बात करें तो आज दिन भर जो है मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मरतूब रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज शाम हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी का इम्कान भी है। जबकि अगर हम बात करें इस वक्त शहर के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत
31 डिग्री है, जबकि इम्कान ये है कि कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 से 33 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 से 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हवाओं की, तो शहर में जो है वो जुनूब मगरिब सम से हवाएं भी चल रही हैं और जो हवाओं की रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% से ज़ायद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी है, जबकि कराची का मतला जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान जुज़वी तौर पर अबरआलूद और मरतूब रहेगा। जी नाजरीन, सेहत के शोबे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हालिया बारिशों और मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मलेरिया के केसेस में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। आगाह कीजिएगा इब्राहिम। जी देखिए बिल्कुल हालिया बारिशों के बाद जहां पर मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हुआ है, वहीं पर डेंगू और मलेरिया के केसेस में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज़ जो है वो दाखिल हैं, जहां बच्चे भी और बड़े और ख़वातीन भी ज़ेर इलाज हैं, जिनको तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है मुल्क के सबसे बड़े इन्फेक्शियस डिजीज़ हस्पताल नीपा चुरंगी पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इशफाक अहमद। उनसे पूछेंगे कि इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए अवाम की जानिब से, जहाँ पर डेंगू और मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाए। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर क्या कहेंगे, इस मौसम में काफ़ी हद तक इजाफा भी होता है, एहतियात क्या अपनाई जाए? देखिए एहतियात के लिए सबसे पहले तो डेंगू और मलेरिया के बारे में आपके पास जानकारी ज़रूरी है कि ये मच्छर से फैलती है और मच्छर कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आपके पास गली मोहल्लों में पानी जमा होता है बरसातों के बाद। अपने गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखें, पार्कों में ना जाएं। शाम के टाइम पे अगर आप मगरिब के टाइम पे अगर या सुबह जल्दी या फजर के टाइम पे आप पार्कों में जा रहे हैं तो हल्के गहरे रंग के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें। अपने घरों को, गली मोहल्लों को उनको साफ़ सुथरा रखें, पानी जमा होने ना दें। और घर में अगर आपके पास डिस्पेंसर है या फिर ताज़ा पानी जहाँ पे आप स्टोर करते हो तो उस पे आप नज़र रखें, वहाँ पे स्प्रे करें और पानी जमा होने ना दें, क्योंकि इस बार जो है हमारे पास डेंगू और मलेरिया के केसेस में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है और बहुत ही महलक है ये मर्ज़ और जानलेवा भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखा कि जालियाँ लगी हुई हैं, नेट भी तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, तमाम तरह इंतजाम यहाँ पे भी मुकम्मल हैं, तो बाकी भी आवाम को भी क्या हिदायत करेंगे, एहतियात क्या करें स्प्रे के हवाले से और अलामात के हवाले से भी? देखिए अलामात के हवाले से ये है कि अगर आपको आपके आसपास इर्द गिर्द मच्छर है और घर में किसी को तेज़ बुखार है तो उसकी फ़ौरी तशख़ीस कराना ज़रूरी है ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। तो फ़ौरी अपने टेस्ट कराएं और फिर ज़रूरत के हिसाब से आपने अपना जो है अपने मुआलिज से मशवरा करके अपना इलाज करवाएं। बाकी एहतियाती तदाबीर वही है कि मच्छर के फैलाव और मच्छर के काटने से खुद को बचाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक अहमद ने तफसीली बताया कि इस मौसम में मच्छरों की अफजाइश में मुसलसल इजाफा हो जाता है, बारिशों का मौसम भी है, तो आवाम को चाहिए कि खुद भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। सुबह व शाम घरों के आसपास मुहिम का सिलसिला जारी रखें और अगर कोई अलामत होती है तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुँच के अपना इलाज कराएं। जी आगाह करें आपको, कपास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। बारिशों और सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में कपास की पैदावार में गैर मुतवक्के गैर मामूली इजाफा। रुई और खुर्दनी तेल दरामदी बिल में भी खातिर ख्वाह कमी के रोशन इम्कान। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर 25 तक कपास की पैदावार 20,04,000 बेल्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 40% ज़ायद है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी ब्यूरो चीफ। जी यहाँ पे देखा जाए कपास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने कपास की पैदावार की रिपोर्ट जारी कर दी है और ये देखा जाए बारिशों और सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में कपास की पैदावार में गैर मुतवक्को गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। रुई और खुर्दनी तेल दरामदी बिल में खातिर ख्वाह कमी के रोशन इम्कान नजर आने लगे हैं। यहाँ देखा जाए 15 सितंबर 2025 तक रवां साल जो है कपास की पैदावार 20,04,000 जो है बेल्स रही है। ये पैदावार पिछले साल के मुकाबले में 40% जायद है और यहाँ रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध में कपास की पैदावार में 43% का इजाफा हुआ है, जबकि पंजाब में 28% से जायद रही है। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत तक कपास की पैदावार 14,34,000 बेल्स रही थी, जो कि रवां साल देखा जा रहा है 20 लाख है। 15 सितंबर 2025 तक पंजाब से कपास की पैदावार 6,90,000 बेल्स रही है, जबकि सिंध में 15 सितंबर तक कपास की पैदावार 14,000 बेल्स रही है। पिछले साल 15 सितंबर तक 2024 तक पंजाब से कपास की पैदावार 5,39,000 रही थी, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत में जो सिंध से कपास की पैदावार 8,95,000 बेल्स रही थी। जी अशरफ शुक्रिया, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हफ्ता भर स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स में 3,597 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,037 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 385 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखा जाए इस हफ्ते भी स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बना है, जिसमें देखा जाए सरमाकारों की खरीदारी पर एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3,597 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई और एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 2.3% इजाफे से 1,58,37 की सतह पर बंद हुआ है। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,59,335 रही है, जो कि नई बुलंद तरीन सतह कायम हुई है। एक हफ्ते में 251 अरब रुपए मालियत के 7 अरब 71 करोड़ शेयर का रिकॉर्ड जो है कारोबार किया गया है और शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 385 अरब रुपए बढ़कर पहली बार 18,574 अरब रुपए पर पहुंच गई है। और यहाँ बताया गया है कि जो अहम डाटा है उसको देखते हुए सरमायाकार जो है शेयर की खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लग्जरी गाड़ी के डीलर बनकर शहरी से फ्रॉड करने का केस, नामजद मुल्जिमान की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 50,000 रुपये मालियत के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान में कंपनी के मालिक सैयद अरशद रजा समेत 6 अफराद शामिल हैं। बात करेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑडी गाड़ी के डीलर बनकर शहरी से फ्रॉड करने का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने नामजद 6 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के 50,000 रुपये मालियत के ये वारंट जारी किए हैं और SHO मीठागढ़ को वारंट की तामील की हिदायत कर दी है। शिकायत गुजार के मुताबिक मुल्जिमान ने अपने आप को पाकिस्तान में ऑडी के ऑथोराइज डीलर के तौर पर मुतारिफ करवाया और शिकायत कुनंदा को बाद में मालूम हुआ कि मुल्जिमान को कोई इख्तियार नहीं था। जबकि जो बैरिस्टर इफ्तिखार चाहे शिकायत गुजार के वकील, उनका कहना है कि शिकायत कुनंदा ने गाड़ी की खरीदारी मुल्जिमान के अकाउंट में 10 मिलियन रुपए जमा करवाए, लेकिन मुल्जिमान की जानिब से ऑडी गाड़ी फराहम नहीं की गई, न ही रकम वापस की गई। इन मुल्जिमान में कंपनी के मालिक सैयद अरशद रजा समेत 6 अफराद शामिल हैं। इसलिए अदालत ने तमाम मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जी जवाद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट कंप्लेनेंट सेल बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद शाह ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि मुल्जिमान के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई है आपकी जानिब से? थैंक यू सर, मुझे लाइन पे लेने के लिए। सर, मुल्जिमान के खिलाफ जो है कोर्ट ने प्राइवेट कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया है और उनके बेलेबल वारंट्स इशू किए हैं अदालत ने। ठीक हो गया। अच्छा इफ्तिखार साहिब, ये भी बताइएगा कि इस नौयत के आप इससे पहले कितने केसेस लड़ चुके हैं? इस नौयत के देखें, फ्रॉड के हवाले से कह रहे हैं तो काफ़ी केसेस, वरना अगर आप सिर्फ इस तरीके की केस की नौयत की कि कार की व्हीकल के और शोरूम वगैरह के हवाले से जो हो रहा है, वो फर्स्ट टाइम इस तरीके के केस मेरी नज़र से गुजरा है। और मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं कि जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने 2022 में एक ऑडी व्हीकल बुक की थी, जिसकी कुछ उन्होंने इंस्टॉलमेंट दे दी थी। सब्सिक्वेंटली कोई उनकी आपस में पैसों पे जो है अनबन हुई, तो सिविल सूट दाखिल हुआ इसकी नौयत का। अच्छा, अब प्रीमियर सिस्टम्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड जो है ये ऑडी के ऑफिशियल इंपोर्टर हैं, पर अगर आप इनके शोरूम्स पे जाएंगे जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में हैं, और इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखेंगे आप, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और उनकी वेबसाइट पे, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये कोई एजेंसी है इनकी और ये ऑडी जो है ऑफिशियली ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इनके जो कार्ड हैं, बिजनेस कार्ड जो ये इनके एम्प्लॉयज़ हैंड आउट करते हैं लोगों को, इनके जो लेटर हेड हैं, इनकी जो स्टैम्प इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम ऑडी पाकिस्तान के इस्तेमाल करते हैं। तो जो कस्टमर है उसको ये लगता है कि ये जो है ना ऑफिशियल डीलरशिप है और हम ऑडी से डायरेक्टली डील कर रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ इस केस में। और जब सिविल सूट दाखिल हुआ तब मुद्दई को पता चला कि क्योंकि उस सिविल सूट के अंदर प्रीमियर को भी पार्टी बनाया गया, ऑडी को भी पार्टी बनाया गया, तो प्रीमियर की तरफ से रिस्पॉन्स ये आया कि ऑडी जो है वो पाकिस्तान में लीगल एंटिटी ही नहीं है। इसका मतलब ये ना वो FBR में रजिस्टर्ड है, ना ही वो
SACP के अंदर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, पर इस हवाले से ये उनकी कंप्लेन थी कि मुझे जो है ना मुझसे चीटिंग की गई, मुझे गलत बताया गया और मुझसे जो है मेरे पैसे लिए गए। सर ये भी बताइएगा, ये जो 6 अफराद जो हैं मुल्ज़िमान साबित हुए हैं, इनके खिलाफ किन दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? इनके अगेंस्ट 420 लगाया गया है चीटिंग, और फॉर्जरी के कुछ सेक्शंस हैं, फॉर्जरी लेटर हेड्स और स्टैम्प्स के हवाले से। जी, बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद शाह हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 1 नवंबर को सूबे भर के वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िला जनूबी से सिंध बार काउंसिल के उम्मीदवार असलम भुट्टा का कहना है कि हर बार साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं और ये इंतखाबात दोस्ताना होते हैं। तफसीलात जानेंगे मुमताज नवाली से। बिल्कुल देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को होंगे। गहमा गहमी है, इंतखाबी अमल जारी है, मुहिम जारी है। मुख्तलिफ अज़ला के जो उम्मीदवार हैं वकला, वो अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए वोटों की दरख्वास्त कर रहे हैं। ज़िला साउथ से जो हैं वो उम्मीदवार हैं असलम भुट्टा, जो कि पहले भी सिंध बार काउंसिल के रुकन रह चुके हैं। इस बार सर कुछ नया करने आ रखे हैं। हमारा ये दोस्तों का इलेक्शन होता है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। अगर किसी भी फोर्सेस को, किसी भी कंट्री को, किसी भी पॉलिटिकल फोर्सेस को डेमोक्रेसी का सबक लेना है तो वो बाहर से लें। हम इस तरह घुल मिल के एक दूसरे को वोट मांगते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। लेकिन आपका सवाल ये था कि बाहर में देखें, 2020 में हम इलेक्ट होके जब 2021 में आए, हमने रिकॉर्ड्स काम किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। उनकी अगर गिनती में हम आएँ तो एक लंबी गिनती है। हमारे बैंक अकाउंट्स मोर देन 40 थे। एक बार काउंसिल के 40 अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स हमने सारे ख़त्म किए। हमने उन 3 अकाउंट्स रखे। हमने जो चलान फ़ी है ऑनलाइन की है। हमने जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स हैं उनको QR कोड पे ले आए। जब हमने चार्ज लिया था हमारे पास 30 करोड़ था, आज हमारे पास मोर देन 95 करोड़ है। लेकिन इंशाअल्लाह अब हम दोबारा इलेक्ट होके आएंगे। इनका यही कहना है कि वकला की सेहत, तालीम, तरबियत समेत दीगर जो उमूर पर काम करेंगे और काम किया भी है। 1 नवंबर को सिंध बार काउंसिल के सिंध भर में इंतखाबात होंगे। जी।